नो मैम एनसीईआरटी। चलो मैत्री ने बोला एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी करते हैं। देखो एनसीईआरटी में सबसे पहले वही पढ़ने का तरीका हाईलाइट करते हुए चलेंगे हम लोग। सबसे पहले आप ये बताओ, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा होगा ना? नो मैम, मैम नहीं हो रहा। चलो देखो, तो सबसे पहले फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे फूड का मेजर कंपोनेंट क्या होता है। मेजर कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। विटामिन एंड मिनरल्स हम लोगों को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। लार्ज क्वांटिटी में चाहे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ना, और मैम स्मॉल क्वांटिटी वालों को माइक्रो। माइक्रो। ये हो गया हमारा। फूड प्रोवाइड क्या करता है हम लोगों को, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड टिश्यूज का रिपेयरिंग करने में हेल्प करता है। जो हम वाटर पीते हैं वो वाटर हम लोगों का मेटाबॉलिक प्रोसेस कराने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो प्रिवेंट हमारी बॉडी में कोई भी डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इस चीज को मेंटेन करता है। जितने भी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, मतलब हम लोग प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो हम ले रहे हैं, उन सबको हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। अब अगर हमारी बॉडी उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो हम लोगों को क्या चाहिए कि उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसी फॉर्म कन्वर्जन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन कराने के लिए हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मैथड्स, दो मैथड देखो, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मैथड्स की हेल्प से डाइजेशन प्रोसेस होता है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल होती है 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब, होती है नहीं? यस मैम। यस कहाँ मैम से स्टार्ट होती है, एंटीरियर ओपनिंग होता है माउथ, एंड पोस्टीरियरली एंड होता है थ्रू द एनस। 9 मीटर की ये लॉन्ग ट्यूब होती है। माउथ के अंदर ये का जो पूरा रीजन होता है उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का जो हमारा फ्लोर होता है वहां से अटैच्ड होती है टंग, और बक्कल कैविटी के रूफ को हम बोलते हैं आपका पैलेट। ऐसे ही तो लिखे थे ना हम लोगों ने क्लास में नोट। पैलेट को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ, बहुत सारे टाइप के टीथ थे। टीथ की कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सबसे पहले हेट्रोडोंट टीथ होते हैं हमारे पास। हेट्रोडोंट में 4 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, यही तो थे ना? यस मैम इनको बोलते हैं हेट्रोडोंट। और जो हमारे टीथ होते हैं सॉकेट्स में अटैच्ड होते हैं, इनको हम बोलते हैं थीकोडोंट। जो टीथ होते हैं उनकी लाइफ स्पेन 2 बार होती है। पहले आते हैं हम लोगों के पास मिल्क टीथ या फिर डेसिडियस टीथ, और उसके बाद आते हैं हम लोगों के पास परमानेंट टीथ। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एक ह्यूमंस के टीथ की। मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। उन्हीं को हम बोलते हैं पहले हमारे टेम्पररी मिल्क और डेसिडियस टीथ, फिर आते हैं हमारे एडल्ट टीथ या फिर परमानेंट टीथ। इन टाइप के टीथ को हम बोलते हैं डाइफायोडोंट। सारी टर्म्स हम लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अब ये आता है आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, जो हम लोगों को पता है कैसे डायग्राम होता है। देख लो जरा इसको भी। देखो ओरल कैविटी हमने देखा, माउथ देखा। माउथ के अंदर 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, क्या सिक्रीट करती है अपने अंदर से, टाइलिन सिक्रीट करती है ना। यस मैम और सब मैक्सिलरी सबसे लार्जेस्ट हम इसको बोलते हैं, क्यों? बिकॉज ये मैक्सिमम अमाउंट में स्लाइवा का सिक्रीशन करती है। सबलिंगुअल को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट इनकी डक्ट्स भी मैंने आप लोगों को याद करा दिया था। फिर इसके बाद आ रहा था हमारे पास ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर क्या चल रहा था हमारा, पेरिस्टालसिस चल रहा था, पेरिस्टालसिस। फिर इसके बाद आया था स्टमक। स्टमक क्या है हमारा, वाइडेस्ट पार्ट है इसका, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। इसी के अंदर की साइड प्रेजेंट थी हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स प्रेजेंट थी। कौन कौन सी सेल्स थी, चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, और लास्ट वन वाज, बोलो लास्ट वन कौन सी थी बच्चों?
चीफ सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स और म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट कर रही थी, म्यूकस के अंदर अर्जेंटाफिन सेल्स प्रेजेंट थी, ये सारी चीजें। फिर इसके बाद हमारा स्टमक के पास दो ओरिफिस भी प्रेजेंट थे, एक यहाँ पे ओरिफिस था, एक यहाँ पे ओरिफिस था। फिर हम लोगों का डियोडनम स्टार्ट हो जाता था, डियोडनम, जेजुनम एंड इलियम, ये तीनों के तीनों पार्ट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थे। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कोलॉन, ये ट्रांसवर्स कोलॉन, this one is descending colon and this one is sigmoid colon। फिर उसके बाद rectum and then anus। ये है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। अभी एनसीईआरटी वही चीजें बता रही है। डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2123/2123। हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ, जो टीथ का सबसे अपर वाला पार्ट होता है एनेमल का बना होता है। एनेमल के पास कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से? एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट या फिर मैम डेंटाइन में होता है ना ओडोंटोब्लास्ट, तो एनिमल में एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनेमल ही फूड को मेस्टिकेशन कराने में हेल्प करता है। टंग क्या है, एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो फ्लोर से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ लिंगुअल फ्रैनुलम। अपर सरफेस जो होता है टंग का, उसके ऊपर छोटे छोटे पैपिलास प्रेजेंट होते हैं। कितने टाइप के पैपिलास थे टोटल? 4। कौन कौन से? सबसे पहले वैलेट पैपिला, फिर फिलीफॉर्म, then fungiform and the last one is foliate। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इन्हीं के पास टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती थी, किसी के पास टेस्ट बर्ड होती थी, किसी के पास टेस्ट बर्ड नहीं होती थी। ओरल कैविटी फिर उसके बाद कहाँ पे ओपन होती है, शॉर्ट फैरिंग्स विच सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों, ओरल कैविटी फिनिश होने के बाद फैरिंग स्टार्ट होता है। फैरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर से फूड और एयर दोनों पास होगा। देखो ये आपका फैरिंग्स वाला पार्ट है, यहाँ से फूड भी आ रहा है और यहाँ से एयर भी आ रहा है। ये आपका फूड है और ये आपका एयर है। फैरिंग्स के बाद ये दो अलग अलग पाइप्स में से डिवाइड हो जाता है। एक आपका बन जाता है फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, और एक बन जाता है आपका विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। जबकि फेरिंग्स के पास तो सब दोनों चीजें कॉमन में आ रही है ना, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज बोला जाता है फूड और एयर दोनों के लिए। ठीक है, पहला एक बन गया ईसोफेगस और दूसरा बन गया हमारा ट्रेकिया विंड पाइप, जो दोनों के दोनों फेरिंग्स के अंदर ही ओपन होते हैं। अभी देखो यहाँ से फूड आ रहा है और एयर भी आ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, विंड पाइप के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लगानी होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, जो ऊपर से फूड आ रहा है वो फूड का पार्टिकल आपके विंड पाइप में ना एंटर हो जाए। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते टाइम हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए, है ना, हंसना नहीं चाहिए, वो इसीलिए बोला जाता है ताकि आप, बिकॉज आप जब बोलते हैं ना तो एपिग्लोटिस आपका ओपन क्लोज होता रहता है। तो अगर आप बोलते बोलते खाना खाएंगे तो फूड का कोई भी पार्टिकल अगर आपके विंड पाइप में चला गया तो वहां से एयर पास नहीं होगी, एयर पास नहीं होगी तो सफोकेशन होने लग जाएगी। होता है? यस मैम। चलो, तो ये पूरा क्लियर हुआ। एपिग्लोटिस क्या है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, मतलब कार्टिलेजिस का बना हुआ फ्लैप है जो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को इनटू द ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है, विंड पाइप का जो ओपनिंग वाला पार्ट है उसको हम ग्लोटिस बोल रहे हैं। स्वैलोइंग, जब आप फूड कुछ भी स्वैलो कर रहे हैं। ईसोफेगस क्या है, थिन लॉन्ग ट्यूब है, पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरेक्स एंड डायफ्राम से पास ऑन हो रही है और किसमें जाके ओपन हो रही है, एक जे शेप स्ट्रक्चर। जे शेप स्ट्रक्चर कौन सा आएगा यहाँ पे, स्टमक ओपन होगी। एग्जैक्टली। स्पिंक्टर, ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर का मतलब क्या है, याद है मैंने आपको दो ओरिफिस बताए थे, ओरिफिस
Yes, ma'am. Upper कौन सा orifice. ऑरिफिस बताइए? गैस्ट्रिक ऑरिफिस और एक Pyloric orifice. पाइलोरिक ऑरिफिस। तो वही उसी को बोल रहे हैं स्फिंक्टर। गैस्ट्रो, गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, स्टमक और ईसोफेगस को कनेक्ट करने वाला, या फिर ईसोफेगस आपके स्टमक में जिस ओपनिंग के थ्रू रेगुलेट हो रहा है उसको बोलेंगे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो रेगुलेट कर रहा है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। एंड स्टमक प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। स्टमक के अंदर 4 रीजन्स होते हैं। फर्स्ट रीजन इज कार्डियक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। पहला होता है कार्डियक पोर्शन, जहां से ईसोफेगस ओपन हुई है उस पार्ट को बोलेंगे कार्डियक। फिर उसके बाद हमारा फंडस वाला पार्ट, देन बॉडी एंड देन पाइलोरिक रीजन। फिर पाइलोरिक रीजन ही आपका जाके ओपन होगा किसमें? Small intestine. में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में सबसे पहले? Duodenum. डियोडनम वाले पार्ट में। Duodenum. डियोडनम क्या होता है? सी शेप स्ट्रक्चर होती है। ए लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं जेजुनम, एंड हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है इलियम। Ileum. दिस इज इम्पोर्टेंट कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा कॉइल्ड पार्ट कौन सा होता है? क्या बोलोगे? Ileum. इलियम होता है। एंड सबसे स्मॉलेस्ट? Duodenum. डियोडनम। राइट राइट, चलो। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इन द डियोडनम किसके थ्रू रेगुलेट होगी? Pyloric sphincter. पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट्स है, इलियम, सीजियम एंड द लास्ट वन इज कोलॉन। इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सीजम, कोलॉन एंड रेक्टम। सॉरी, इलियम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है ना, लास्ट वाला इलियम, वो ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, सीजम, कोलॉन एंड रेक्टम। सीजम एक स्मॉल ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर होता है। व्हाई वी कॉल दैट ब्लाइंड सेक? बिकॉज इसके पास सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है। क्या बोलोगे? सीजम ब्लाइंड सेक। क्वेश्चन आ सकता है किसको ब्लाइंड सेक क्यों बोल रहे हैं हम लोग? आंसर क्या होगा फिर? क्योंकि symbiotic सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस, द वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, समझाया था। कहाँ से अराइज हो रहा है? सीजम से अराइज हो रहा है। फिर सीजम आगे जाके कॉलॉन, एंड कॉलॉन ही डिवाइड हो रहा है आपके आगे जाके 4 पार्ट्स में। कौन कौन सा? असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन और सिग्मोइड कॉलॉन। चारों के चारों कॉलॉन्स का नाम आपको याद रखना है। याद रहेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, ये हो गया हमारा कॉलॉन इज डिवाइडेड इनटू असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। फिर डिसेंडिंग जो पार्ट होता है इसका, वो ओपन हो जाता है रेक्टम में, विच ओपन आउट थ्रू द एनस के थ्रू ओपन होगा। तो वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम। अब ये वही हिस्टोलॉजी पूरा ये लोग बता रहे हैं आपको कि हिस्टोलॉजी क्या है। हिस्टोलॉजी का मतलब ये है कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, इस एलिमेंट्री कैनाल का इन्होंने ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया, और ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके इनको अंदर से डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे देखने के लिए मिली। तो जब इन्होंने ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया तो इनको कितनी लेयर्स मिली यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में? 4 लेयर्स मिली। पहली सेरोसा, मस्क्युलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। याद रखना है सीरीज आउटर मोस्ट होगी सेरोसा। यहाँ पे बच्चों एक ऑर्डर आप लोगों से पूछा जाता है कि इनसाइड से आउटसाइड बताओ या फिर आउटसाइड से इनसाइड बताओ। तो सबसे आउटर मोस्ट कौन सी है हमारी? Serosa. सबसे आउटर मोस्ट है तो बनी किसकी है? मेसोथीलियम से ये बनी है। मेसोथीलियम द एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, और इसके साथ साथ इसके पास कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होता है। सेरोसा के इनर साइड में प्रेजेंट है कौन? मस्क्युलरिस। मस्क्युलरिस बनी होती है आपकी स्मूथ मसल्स से, और मस्क्युलरिस के अंदर भी 2 पार्ट होता है। मस्क्युलरिस के अंदर 2 पार्ट है, एक होता है इनर सर्कुलर मस्क्युलरिस और एक होता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्क्युलरिस। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। 4 लेयर्स बताए। द फर्स्ट वन इज सेरोसा, मस्क्युलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। बच्चों जितने बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, लोग पहले 20 मिनट्स पहले नहीं ज्वाइन कर सकते थे आप लोग?
अभी बीच में से ज्वाइन कर रहे हो तो कैसे समझ में आएगा आप लोगों को? एग्जैक्टली टाइम तो पता है ना, 4 बजे क्लास लेने होता है। यस मैम, मैम हम कहीं गए थे इसलिए लेट हो गए। ओके, और बाकी लोग, बाकी सब टाइम से आ गए थे? मैम मैं बेटा 10 अभी मिनट जो लेट थी, इधर अभी उधर कहीं आना से जाना आई है थी ना, तुम इसलिए। छोड़ दो। को पता है 4 बजे क्लास होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली 4 बजे क्लास हुआ करेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, टाइम मेंटेन करके चलो अपना। कोई भी मम्मी पापा इधर उधर जाने के लिए बोले ना, मना कर दो, क्लियरली बोल दो हमारी तो पढ़ाई करनी है, हम लोगों को क्लास है। चलो, तो फिर मैंने बोला मस्कुलैरिटी। हाँ शाम को जी, क्यों नहीं हो रही क्लास अब? शाम को क्लास क्यों नहीं हो रही मैम? दिन में ट्यूशन होती है मेरी। शाम को भी होती है बेटा क्लास तो। मैम आप 2 दिन से यहाँ पे ले रहे हो ना, एक दिन में। नहीं, शाम में भी ले रही हूँ। आप कौन सा ग्रुप नंबर कौन सा है आपका? मैम 1 मिनट। ग्रुप मैम मेरा तो वो है GP9। ग्रुप नंबर 9। हाँ 9 की आज है क्लास। आज है 6 आवर्स वाला बैच है ना आपका? 7 हाँ 8 जी, 9 आज है। ठीक है आज मैम। 7 बजे क्लास होगी। एंड मैम फिर हाँ जी, मैम 7 बजे 8 बजे? 7 बजे होगी। 8:30 होती है ना वैसे? नहीं बेटा, मेरी तो 7 बजे क्लास है आज एक। अच्छा ठीक है मैं आज मैम। क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मेरा मैथ का ट्यूशन है। राधिका तुम तो मैथ्स ही पढ़ते रहना, नीट में ना मैथ्स ही दे के आना, हमेशा ये एक्सक्यूज रहता है हमेशा तुम्हारा। मैथ्स का ट्यूशन है बेटा, मैथ्स करके क्या करोगे, नीट देना है ना। नहीं मैम, करके तो नहीं मैम, पास तो जाऊंगा कम से कम। हो पास तो वैसे भी हो जाओगे। बस पास होने फैमिली में से कुछ थोड़ा नहीं डर होता लगता है। ना। तो मैथ्स लिया ही क्यों, छोड़ देते। मैथ्स के चक्कर में ना देखना तुम बायो यूपीएससी छोड़ने नहीं वाली हो। है। बायो भूल जाओगी सब कुछ, क्योंकि बायो की एक भी क्लास अटेंटिवली नहीं लेती हो। मैथ्स नहीं समझ मैम, में नहीं आता, टीसीएस में नहीं बायो आता। समझ में आता है, बायो की क्लास लेनी नहीं होती तुमको। मैम ग्रुप 12 में आज आपकी, हाँ आज 7 बजे क्लास है बेटा। बट मैं रिकॉर्डेड तो देख लेता हूँ। क्या मजा आता है उसमें रिकॉर्डिंग में? क्या कर रहा हूँ मेरे को मैम? क्या पता देख रहे हो नहीं देख रहे हो, रिजल्ट तो अच्छे नहीं आ रहे तुम्हारे। यस मैम, हो जाता है कई बार ये बीच में। अभी मैंने ना जैसे स्कूल का वर्क भी था, अरे फिर चलो, रात। अभी पढ़ता है, बात मत करेगी। फिर इसके बाद आता है मस्कुलरिस लेयर, मसल्स लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड्स, लिम्फ वेसल्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मस्कुलरिस लेयर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इनर वन सर्कुलर एंड आउटर वन लॉन्गिट्यूडनल। फिर इसमें इसको बोल रहा है कि एक ऑब्लिक मसल्स लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स, कुछ रीजन्स में एक ऑब्लिक मसल्स लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है। इसके अंदर कुछ सब म्यूकोसल वाली जो लेयर है, थर्ड नंबर देखो, सबसे फर्स्ट वन आपकी सेरोसा, सेरोसा के अंदर मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस के इनर साइड में कौन से प्रेजेंट है, सब सब म्यूकेसा। सब सब म्यूकोसा। म्यूकोसा। ये सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर फिर म्यूकोसा। म्यूकोसा। अभी हम सब म्यूकोसा की बात कर रहे हैं कि जो सब म्यूकोसल लेयर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी है। इसी के अंदर सारी नर्व्स, ब्लड्स, लिम्फ वेसल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं आपकी। ठीक है, फिर आता है डियोडनम की। अगर हम बात करें, डियोडनम में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है इसके सब म्यूकोसा वाले पार्ट में। अब तक अगर हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल में देखें तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सब म्यूकोसा के अंदर नर्व्स, ब्लड्स, लिम्फ, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। लेकिन स्पेशली सिर्फ डियोडनम एक ऐसा पार्ट है जिसमें सब म्यूकोसा के पास कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। द इनरमोस्ट लाइनिंग, द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा। सबसे लास्ट वाली हमारी म्यूकोसा बच गई। ये लेयर क्या करती है, आपकी विलाई बनाने का काम करती है ऐसे। एंड विलाई का काम तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है ना, सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाए हम लोगों को एब्जॉर्प्शन कराने के लिए, यस मैम। उसी को बोलता है विलाई। क्या होता है, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक, ये एक बार डायग्राम देख लो आप लोग पहले। ये देखो, सबसे आउटर वन हमारी सेरोसा, सेरोसा के अंदर मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के अंदर भी देखो आपको दो पार्ट्स दिए हुए हैं आपका। एक तो ये हमारा आउटर सर्क्यूलर
एंड ये इनर वन लॉन्गिट्यूडनल वाली लेयर्स। फिर आ गई सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा, और फिर इसके अंदर ल्यूमन। ल्यूमन के अंदर बहुत सारे विलाइज हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस को हम बोल देते हैं माइक्रोवेल। एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस हम लोगों को ये दिखाई देता है। इसका मैम एग्जैक्टली डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो। मैम हाँ जी, अभी जी हमने ट्रांसफर सेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का ही तो पढ़ा। ये ट्रांसफर सेक्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का समझ लो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में से कहीं से भी ले लेना, सेम मिलने वाला है। बस छोटा सा डिफरेंस डिओडनम में मिलेगा। डिओडनम में सब म्यूकोसल लेयर में कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाएंगी, ओके बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है। मैम ओब्लिक मस्कुलर लेयर क्या होती है मैम? ओब्लिक का मतलब क्या है इसमें? ऑब्लिक का मतलब होता है, जैसे कि होता है आप लोगों ने सेक्शंस पढ़े होंगे कि अगर किसी चीज को ना आप ऐसे कट करा दो, स्लैंटेड होती है। ऑब्लिक प्लेन हम बोलते हैं, डायगनली जब कट कराना है। तो अब यहाँ पे मेरे पास सेक्शन कैसे बनेंगे, ऐसे वाले सेक्शंस बनेंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऑब्लिक स्ट्रक्चर है हमारे। ठीक है। देखो, फिर यही हम लोगों के पास जो माइक्रोविलाइज है क्या काम करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। विलाई क्या है, आई सप्लाई विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये देखो यहाँ पे कैपिलरीज आपको दिख रहा है, इनके अंदर होता है। लार्ज लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेक्टियल्स। देखो, विलाइस के अंदर बहुत सारे कैपिलरीज प्रेजेंट है, लार्ज ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है और लेक्टियल्स प्रेजेंट है। म्यूकोसल एपिथेलियम के पास कुछ गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती है और पूरी एलिमेंट्री कैनाल को लुब्रिकेट करने का काम करती है, तो लुब्रिकेशन का, ताकि फूड जो है वो इजीली स्लिप ऑन हो पाए। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, क्रिप्स हो गए। क्रिप्स वही आपका क्रिप्स ऑफ लैबरकिन जो मैंने आप लोगों को समझाया था। All the four layers show modification in different part of the alimentary canal। तो जो चारों के चारों ये लेयर्स है ना, इनके डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है स्टमक के अंदर आपकी जो सबसे लास्ट वन लेयर होगी म्यूकोसा, उसके अंदर आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, कुछ पैनेट सेल्स भी प्रेजेंट थी, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रूनर्स ग्लैंड्स भी प्रेजेंट थी ना, ब्रूनर ग्लैंड उसमें आपका। तो इन्होंने बोला कि बस वो मॉडिफाई हो जाती है यही पार्ट्स अलग अलग उसमें जाके, बाकी लेयर सेम रहेंगे सब में। आउटरमोस्ट सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। चलो, फिर इसके बाद आती है हम लोगों की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया, वही स्लैवरी ग्लैंड्स वगैरह ये सब बताएंगे यहाँ पे, इसको आप लोग पढ़ लेना। अब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ लीवर से। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लीवर नहीं पढ़ा था ना। लीवर को बोला जाता है बेटा इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। वेट कितना होता है, 1.2 से 1.5 केजी का इसका वेट होता है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएट होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे की साइड में प्रेजेंट होता है, और इसके पास 2 लॉब्स प्रेजेंट होता है। मुझे देखो, अगर हम आइडियली आप किसी भी हायर बुक में देखोगे ना, तो लीवर के अंदर 2 लोब्स नहीं, लीवर को 4 लोब माना जाता है। 2 लोब नहीं बोलते इसको, 4 लोब मानता है। कौन कौन सा, एक तो होता है आपका लेफ्ट लोब, एक होता है आपका राइट लोब। राइट लोब होता है ना जो कंपैरेटिवली लार्जर होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा सा स्मॉल होता है। एक होता है आपका यहाँ पे क्वाड्रेट लोब, और एक होता है आपका कॉर्डेट। मैं आपको एक डायग्राम में भी दिखा दूंगी, 4 अलग अलग लोब्स हम लोगों को दिखाई देते हैं एग्जैक्टली। ठीक है। फिर द हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कोड। ये वाली लाइन समझ में आई आप लोगों को? दिस वन हाईलाइट करना जरा इसको, बताओ। मैम कॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो वही बताती हूँ। इन्होंने बोला कि हिपैटिक लोब्यूल, जो पूरा लीवर है ना वो बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स का मिलके बना होता है। अब वो लोब्यूल कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, ऐसे दिखाई देगा आपको ये लोब्स।
ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। अब इसके अंदर क्या है कि ये एक लोब है, ये जो मैंने आपका बनाया ना, ये पूरा एक लोब है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोब्स मिले हैं तब जाके मेरा लीवर बना है। इस लोब के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होती है एक हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन प्रेजेंट होती है। एंड यहाँ पे इनके 6 कॉर्नर्स हो गए ना, जैसे हम लोग वो बनाते हैं बेंजीन बनाते हैं या फिर साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना कुछ। यस मैम। इसके जो 6 कॉर्नर्स होते हैं ना, इसके 6 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है आपका हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी को हिपैटिक वेन से कनेक्ट करने वाला जो कनेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं हम आपका कोड, या फिर हिपैटिक कोड भी हम इसको लिख सकते हैं, हिपैटिक कोड। ऐसी पूरी स्ट्रक्चर, ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होती है हमारे पूरे लीवर के अंदर। ईच लोब इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लाइसोन्स कैप्सूल। इसी के बाहर की साइड में प्रेजेंट होते हैं ग्लाइसोन्स कैप्सूल। ये बना देना इसे, ठीक है। And the bile secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा लीवर होता है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट करता है। और उस बाइल जूस को स्टोर रखने का काम किसका होता है, हमारे गॉल गॉल ब्लैडर। ब्लैडर होता है। अभी ना एक डायग्राम बना लो यहाँ पे, बना लेना इसको, डायग्राम को, इजी रहेगा फिर आप लोगों को याद रखनी चीजें। ये आपका लीवर का लेफ्ट लोब और ये आपका राइट लोब। पूरे लीवर के अंदर ऐसे हिपैटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट है। ये राइट लोब ऑब्वियसली लार्जर इन साइज है, इसको लिखना चाहो लिख लो, यूनिट ऑफ लीवर। ये हमारी लीवर की यूनिट्स है। अभी जो बाइल यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है वो बाइल इस डक्ट से बाहर आएगा एंड एक इधर से डक्ट से बाहर आएगा। तो इस वाली डक्ट को मैं बोल सकती हूँ राइट हिपैटिक डक्ट, बोल सकते हैं ना। यस मैम। और इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट। दोनों से बाइल आ रहा है और आने के बाद ये दोनों कंबाइन होके एक कॉमन डक्ट बना लिया इन्होंने। इसको अब मैं क्या बोल सकती हूँ, कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्योंकि आ तो दोनों से सेम ही बाइल रहा है ना। अब मैंने इन दोनों को इस जगह ज्वाइन करा दिया। फिर क्या होगा यहाँ पे, ये आया पूरा का पूरा और ये रहा मेरे पास पैनक्रियाज। अरे नहीं, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। ये सारा का सारा जाके इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया। अभी मेरे को गॉल ब्लैडर से बाहर निकालना है, जरूरत है मेरे को बाइल की। बाइल क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करा देता है। यहाँ से फिर गॉल ब्लैडर से मैं वापस लूंगी इसको, एंड वापस लेने के बाद यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इसको मैं बोलूंगी ये बन गया अब मेरा बाइल डक्ट। मतलब देखो, कॉमन हिपैटिक डक्ट और जो गोल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है ना, इसको हम बोल देते हैं सिस्टिक डक्ट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज बाइल डक्ट, बाइल डक्ट वो डक्ट है जो लीवर से आ रही है डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, और गोल ब्लैडर से आने वाली डक्ट, जब ये दोनों की दोनों एक कॉमन जगह पे खुलती है, कॉमन जो उनकी ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं बाइल डक्ट। फिर यही बाइल डक्ट आपका इसी बाइल डक्ट को आगे ऐसे कंटिन्यू करा दो।
अभी क्या बनाया मैंने? पैनक्रियास। ये तो सबको पता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये बना दिया पैनक्रियास। पैनक्रियास की से आने वाला पैनक्रियाटिक जूस कौन सी डक्ट के थ्रू आएगा? डक्ट ऑफ विल्सन। पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है और यहाँ से बाइल आ रहा है। अभी दोनों की दोनों इन्हें एक कॉमन ट्यूब बना लिया, मतलब यहाँ पे जो मेरा फ्लूइड आएगा इस वाले पार्ट में वो बाइल प्लस पैनक्रियाटिक जूस, बाइल प्लस पैनक्रियाटिक दोनों मिक्सअप होके आएगा। तो अब मैं इस डक्ट को क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे? पैनक्रियाटिक डक्ट। पैथो पैनक्रियाटिक डक्ट। डक्ट। और हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट किस में जाके ओपन होती है? डियोडनम में। तो ये बना दिया मैंने डियोडनम। सी शेप स्ट्रक्चर होता है ना, तो वैसे सी शेप बना देना इसका। ये रहा। अभी सी शेप स्ट्रक्चर है, किस ओपनिंग के थ्रू होगा? एक ओपनिंग भी बताई थी मैंने आपको। ओपनिंग इज एम्फिलर वेक्टर। ठीक है, और ये इसी को ही एक और नाम दिया था हम लोगों ने, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। रेगुलेट जो करेगा इसको, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। और स्पिंक्टर ऑफ ओडाई का एक और काम होता है, इट ऑल्सो कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस प्लस पैनक्रियाटिक जूस। दोनों के दोनों सिक्रीशन को ये कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर यहां तक? सारी के सारी ओपनिंग्स। मैम। एंड लीवर को ही हम बोलते हैं, लीवर के पास हाई रीजनरेशन पावर होती है। यस मैम। हाई रीजनरेशन पावर इसके पास होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अगर डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है तो। वैसे डायग्राम से सारी डक्ट्स वगैरह सब क्लियर हो जाती है इससे हम लोगों को। क्लियर है? यस मैम। चलो फिर आगे। एनसीईआरटी पूरा पढ़ लिया था ना हम लोगों ने? ये समझा रही थी ना। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपेटिक सेल्स, जो हिपेटिक सेल्स बाइल को सिक्रीट कर रही हैं, पासेस थ्रू हिपेटिक डक्ट के थ्रू पास होगा, स्टोर हो जाएगा किसमें? गॉल ब्लैडर में। और जो गॉल ब्लैडर की डक्ट लिखा है ना, सिस्टिक डक्ट, अलोंग विद हिपैटिक डक्ट, उसको बोलेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। यस मैम। ये रहा द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर से आने वाली हिपैटिक डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट बना लेंगी। और फिर बाइल डक्ट और जो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो दोनों की दोनों ओपन होंगी किसमें? डियोडनम में, एज द कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और उसको रेगुलेट कौन करेगा? स्पिंक्टर ऑफ। फिर आता है क्वेश्चन कि ये पैनक्रियाज क्या होता है? पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है या एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों कंसीडर किया जाता है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन समझते हो? यस मैम। डक्ट और डक्टलेस। हाँ, डक्टेड और डक्टलेस वाला जो होता है ये। तो पैनक्रियाज elongated organ situated between the limbs of the C-shaped duodenum, जैसे कि एग्जैक्टली शेप आप यहाँ पे देख सकते हो उसका। ये रहा यहाँ पे डायग्राम। ये आपका सी शेप डियोडनम हो गया, यहीं से आपका पैनक्रियाज आ रहा है, ये ऊपर आपका गॉल ब्लैडर, एंड यहीं पे ऊपर से आपका ये लीवर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे लीवर से आ रही है आपकी डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट बन गया, फिर यहाँ से कॉमन बाइल डक्ट बन गया, फिर ये आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बन गया। डायग्राम आ सकता है, लेबलिंग आ सकती है यहाँ पे इतना, या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो। The exocrine portion secrete an alkaline pancreatic juice containing enzymes and the endocrine gland हमेशा हार्मोन सिक्रीट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये। इसको कैसे लिखोगे?
ऐसे लिखो, लिखो पैनक्रियाज। दो पार्ट्स हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन पार्ट है बच्चों, एक्सोक्राइन पार्ट पूरे पैनक्रियाज का 99% होता है, पूरे पैनक्रियाज का 99% होता है, और इसका काम होता है सिर्फ क्या करना, पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करना। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करना, ठीक है। फिर जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है ये पूरा 1% होता है, और इसी को हम बोल सकते हैं आपका आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना। तीन डिफरेंट टाइप के सेल्स सिक्रीट करता है, उनके अंदर से डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होता है। द फर्स्ट वन इज योर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स। क्वेश्चन मैक्सिमम यहीं से आता है। अल्फा सेल्स आपका सिक्रीट करता है ग्लूकागन, बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रीट करते हैं सोमेटोस्टेटिन। अब ग्लूकागन का काम तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, क्या होता है, नहीं पता है तो इंसुलिन तो पता ही होगा। इंसुलिन क्या करता है, डायबिटीज वाले पेशेंट्स को दिया जाता है जब उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये एक याद रख लो, बाकी सारे खुद याद हो जाता है। ग्लूकागन का काम इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। और सोमेटोस्टेटिन का काम है अल्फा और बीटा सेल्स के सिक्रीशंस को इनहिबिट करना, इनहिबिट अल्फा एंड बीटा सिक्रीशंस। बताओ आया ये चीज समझ में? यस मैम। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? है कोई डाउट? नो, छोटा सा भी डाउट नहीं है? नो मैम। चलो फिर, ग्लूकोज सॉरी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अब बोलो जब डाउट नहीं है तो। आपने लिख दिया। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ग्लाइकोजेनेसिस। और एक और प्रोसेस होता है बच्चों, मतलब ये टोटल 4 प्रोसेस होता है, नेम बिल्कुल सेम हम लोगों को लगता है बट अलग होता है। एक होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस, और एक होता है हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको तो सेम है ना, हाँ ये ग्लाइको है और ये ग्लूको है, नियोजेनेसिस। डिफरेंस लिख लो इनमें क्या होता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जब हम लैक्टिक एसिड से वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराते हैं, और लैक्टिक एसिड हम लोगों को पता है मसल्स में बनता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जब हम अमाइनो एसिड्स और फैट्स, इमरजेंसी केस में होता है ये, हम लोगों ने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया ना, स्ट्राइक पे चले हुए हैं हम लोग 4-5 दिन से, तो हमारी बॉडी में जितने अमाइनो एसिड्स या फैट्स है ना वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लग जाता है उस केस में। सिंपल, सॉर्टेड? यस मैम। यस मैम। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? मैम अनामिका ने पूछा मैम डक्ट ऑफ वाइसन। बेटा डक्ट ऑफ वाइसन का मतलब होता है जो ये पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, इसी को डक्ट ऑफ वाइसन बोलता है, पैनक्रियाटिक डक्ट को। हाँ जी, स्फिंक्टर ऑफ ओटो को एम्पल ऑफ पेट्स क्यों कहते हैं?
स्पिंक्टर और एम्फ्यूला। बेटा एम्फ्यूला तो वो रीजन हो गया जो स्वेलअप है, और उसका जो ओपनिंग वाला पार्ट है ना आगे वाला, उसको रेगुलेट करने वाले को स्पिंक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। एम्फ्यूला ऑफ वाटर वो रीजन पूरा का पूरा जो स्वेलअप है, उसकी जहां से ओपनिंग हो रही है, मतलब जहां से निकल रहा है आपका बाइल भी और पैंक्रियाटिक भी, उसकी डोर वाला जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं स्पिंक्टर। का मतलब होता है कि किसी ओपनिंग पे लगा हुआ है। ओके। अनामिका समझ में आया? डक्ट ऑफ विल्सन बेटा पैंक्रियाटिक डक्ट्स को बोलता है। मैम जो स्पिंस्टर है वो तो एक मसल है, तो मैम वो कौन सी मसल का पार्ट है? स्पिंक्टर वो सारी वो मसल्स होती हैं जो किसी ना किसी चीज के ओपनिंग पे लगी रहती है। ओके। चलो नेक्स्ट आता है डाइजेशन ऑफ फूड वाला पार्ट। अब डाइजेशन ऑफ फूड वाला पार्ट बहुत इजी है, ये तो आप लोगों को समझ ही आ जाएगा। हमारा जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होता है। यहाँ से भी ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है। कैसा प्रोसेस है? मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। बक्कल कैविटी के अंदर फूड का क्या हुआ? सबसे पहले फूड का मेस्टिकेशन हुआ, फूड को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कराया गया, फूड की ग्राइंडिंग हुई, फैसिलिटेशन ऑफ फूड स्वेलो किया गया। टीथ और टंग ने, टंग क्या काम करता है? टंग काम करता है हमारे फूड के साथ स्लाइवा को पूरी तरीके से मिक्सअप करने का काम करता है। स्लाइवा के अंदर जो म्यूकस होता है वो फूड को लुब्रिकेट बनाता है, ताकि जो हमारा फूड है वो इसोफेगस से इजिली पास ऑन हो पाए। एंड adhering the masticated food particle into a bolus में कन्वर्ट करता है। What is bolus? Bolus is the food plus saliva. यस मैम। ठीक है। एंड द बोलस को फिर कहाँ पे? फेरिंग्स के पास किया गया, फिर फेरिंग्स से इसोफेगस में गया, स्वेलो हुआ, देन उसके बाद वो पास ऑन हुआ इसोफेगस से बाय द प्रोसेस ऑफ मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन व्हिच इज नोन एज पेरिस्टॉल्सिस। फिर गैस्ट्रो इसोफेंजल स्फिंक्टर के थ्रू फूड आ गया हमारे स्टमक में। स्लाइवा जो सिक्रीट हुआ था, उस स्लाइवा के सारे फंक्शनिंग्स को हम लोगों ने वहीं पे रोक देंगे। स्लाइवा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स होता है, स्लाइवरी अमाइलेज होता है और लाइसोजाइम। ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो होता है, मतलब प्रॉपर जो डाइजेशन होता है वो हम लोगों का माउथ में स्टार्ट हो जाता है। कौन सा पार्ट ब्रेक डाउन होता है? कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च आप बोल सकते हो। सबसे पहले इसका डाइजेशन होता है। कौन डाइजेशन कराता है? स्लेवरी अमाइलेज कराता है सबसे पहले। स्लेवरी अमाइलेज डाइजेशन कराता है। अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज हियर बाय दिस एंजाइम। 30% जो स्टार्च है वो आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है डाइसेक्राइड्स में, लाइक माल्टोज। एंड लाइसोजाइम क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है। कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ अगर एंटर हो गया तो उसको वहीं पे किल करने का काम करेगा। ठीक है। म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होते हैं? स्टमक की म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे लास्ट वन लेयर होती है ना, इनरमोस्ट लेयर, यस मैम। यस ना? मैम। उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स मैंने आपको बताया था। द फर्स्ट वन इज म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस। फिर चीफ सेल्स या फिर पैप्टिक सेल्स जो अपने अंदर से प्रो एंजाइम सिक्रेट करती है, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। प्रोरेनिन किस में सिक्रेट होता है? यंग मैमल्स में सिक्रेट होता है। फिर आती है हमारी पैराइटल या फिर ऑक्सिंटिक सेल्स जो HCl सिक्रेट करती है, और इसके साथ साथ एक कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसको पूरा नाम होता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी होता है। जो भी हम विटामिन B12 लेते हैं उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए इस फैक्टर की जरूरत पड़ती है। स्टमक हमारे फूड को कब तक स्टोर रखता है? 4 से 5 आवर तक स्टोर रखता है। फूड के साथ जब हमारा गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप हो जाता है उस फूड को हम क्या बोलते हैं? काइन बोलते हैं। जितने भी प्रो एंजाइम्स हैं वो HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाएंगे, पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में, और पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है। इसके अलावा म्यूकस बाइकार्बोनेट्स भी होता है आपके गैस्ट्रिक जूस में, जो सिर्फ फूड को लुब्रिकेट करने का काम करता है। एंड जितनी भी म्यूकोसल एपिथेलियम, हाँ एक और इम्पोर्टेंट काम है कि जो HCl हमारा सिक्रीट हो रहा है वो HCl हमारे स्टमक को ही हार्म ना कर दे। HCl स्टमक को ही हार्म ना कर दे, इसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए म्यूकस भी सिक्रीट होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता ना कि अगर आपका HCl है तो HCl आपकी स्टमक की वॉल्स को हार्म क्यों नहीं करता? बिकॉज सेम टाइम पे वहां पे म्यूकस भी सिक्रीट होता है, म्यूकस उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है।
मैम जो बेल्च 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 में क्या लिख रहे हो बेटा? बेल्च करते हैं तो जो आवाज आती है वो स्पिंक्टर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग की आवाज आती है। मैंने सुना था बेटा। बेल्च क्या बोल रहे हो यो पुष्पा? यस गुंजन, हैंड रेज किया। गलती से हो गया था। कुछ बोलना है? वार्प होता है वो। वार्प की बात कर रही है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाली वॉइस। हाँ वो वही वही नहीं, वो एपिग्लोटिस की होती है कहीं ना कहीं। हल्की सी वॉइस एपिग्लोटिस की भी आती है। और उसका जो वाला, हाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन उसकी भी बोल सकते हैं। ईसोफेगस से स्टमक के अंदर जब अचानक से फूड जाता है, बिकॉज स्टमक एकदम वाइड पार्ट है, एकदम से उसके अंदर फूड एंटर होता है, उसकी भी समझ सकते हो। दो वॉइस हो सकती है यहाँ पे, एक एपिग्लोटिस की और दूसरे वाली हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? म्यूकोसल लेयर का वर्क था। हाँ म्यूकस वाला पार्ट मैंने आपको बताया कि म्यूकस आपके स्टमक की लाइनिंग्स को बचाने का काम करता है बाय द इफेक्ट ऑफ HCl। रेनिन क्या होता है? एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, स्पेशली इन्फेंट्स में, जो मिल्क को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज भी सिक्रीट होता है, बताया था ना, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। Various types of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine के अंदर muscularis layer के अंदर बहुत सारे movements होते हैं। ये movements क्या करता है? फूड के साथ सारा का सारा जो आपका intestinal juice है वो easily mix up हो जाए, उसमें help करते हैं। These movements helping through mixing up of food with various secretions in the intestine, thereby facilitate digestion। फिर वहीं पे आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडनम में ही बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों के तीनों टाइप के जूस पाए जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल कहाँ से आए हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट से आए हैं। पैनक्रियाटिक जूस के पास भी कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। अब इसका काम लिख लेना। ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करेंगे किसमें? ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेंगे ना, है ना? इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराने में हेल्प किया किसने? एंटेरोकाइनेज ने। और एंटेरोकाइनेज कहाँ से सिक्रीट हुआ? म्यूकोसा लेयर से सिक्रीट हुआ। लिख लेना इसको ऐसे, कैसे लिखोगे? ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में विद द हेल्प ऑफ एंटेरोकाइनेज। और ये एंटेरोकाइनेज कहाँ से सिक्रीट हुआ? म्यूकोसा से। ऐसे नोट डाउन करके लिखोगे, याद रहेगा। और फिर यही ट्रिप्सिन क्या काम करता है आपका? ये ट्रिप्सिन आगे दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा। फिर बाइल का काम क्या होता है? बाइल का फंक्शंस देखो आप लोग। बाइल कहाँ से रिलीज हुआ है? वही डियोडनम के अंदर आएगा। विद बाइल पिगमेंट्स होता है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। दिस इज इंपॉर्टेंट। बाइल के पास कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? जैसे बाइल सॉल्ट्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, बट कोई एंजाइम्स इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है। हमें पिगमेंट किस में हेल्प करेंगे? बेटा ये पिगमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका फूड को डाइजेस्ट कराने में, मेनली आपका वही उसका फैट को डाइजेस्ट कराना, फैट को ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है, फैट को इमल्सिफाई कराना। ठीक है। यस मैम। एंड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आप लोगों ने सुना होगा, जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो जॉन्डिस में हमारे नील्स, आईज, ये सब येलो क्यों दिखने लग जाती हैं? वो येलो इसी पिगमेंट्स की वजह से होती है। जब ये पिगमेंट आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है, सुना होगा ना जॉन्डिस। यस मैम। जॉन्डिस के अंदर पिगमेंट्स मैम हमारे लिए हार्मफुल है फिर? कौन से? मैम ये बिलीरुबिन और बिलीवर्बिन नहीं, हार्मफुल नहीं है। जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाए और ये एक्सक्रीट आउट भी ना हो, तब हार्मफुल होता है ये। बट मैम जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको जॉन्डिस जैसे शुरुआत में हो जाता है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होता है ना, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या लेता है? मिल्क लेता है। और मिल्क लेता है तो सबसे ज्यादा उनको किसकी जरूरत पड़ती है? सिर्फ प्रोरेनिन की जरूरत पड़ती है। और फैट तो नहीं लेते ना छोटे छोटे बच्चों को,
अब फैट नहीं दे रहे होते हैं तो ये बाइल क्या होता है, बाइल के अंदर ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन ये एक्यूमुलेट होने लग जाता है किस किस में। तो इनके पास कोई एंजाइम नहीं होता, सिर्फ क्या करता है आपका इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेना। फैट को जब हम छोटे छोटे मिसल्स में या फैट में छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कराता है उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज। मिसल्स क्या होता है? हाँ जी, मिसल्स। मिसल्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना। ओके मैम। जैसे मैंने बताया ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट, तो एक बड़ा साइज का मॉलिक्यूल है, इस बड़े साइज के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में कर देना, उसको डाइजेस्ट नहीं करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कराना है। ओके। ओके, फिर आता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम जिसके पास आपकी गॉबलेट सेल्स होती है। देखो इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा वाली लेयर है सबसे मोस्ट वाली, उसके पास गॉबलेट सेल्स होती है जो म्यूकस को सिक्रीट करती है। एंड द सिक्रीशन ऑफ ब्रस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल, ये पूरा इंटेस्टाइनल जूस या फिर स्यूकस इंटेरिकस बनाता है। ये भी मैंने आप लोगों को कल लिखवाया था, स्यूकस इंटेरिकस किसको बोलते हैं, स्यूकस इंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस को बोलता है, सिर्फ इतना याद रखना। इस इंटेस्टाइनल जूस का काम भी लिखवाया था, डाइसेक्राइड्स को डाइजेस्ट कराने में या फिर न्यूक्लियोसाइडेज को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। म्यूकस अलोंग विद बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पैनक्रियास प्रोटेक्ट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एंजाइम मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सच म्यूकोसल ग्लैंड्स आर नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड लिखवाया था। ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है ड्योरनम वाले पार्ट के पास, लिखाया था। यस मैम। तो ये चीज है आप लोगों का। यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोगों का चार्ट दिया हुआ है कि किसको कैसे कैसे कन्वर्ट कराते हैं, ये तो आप लोग पढ़ ही सकते हो। फैट का सबसे पहले लाइपेज आएगा, उसको डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेगा, फिर मोनोसेक्राइड्स में। न्यूक्लिक एसिड्स का आप लोग देख लेना, न्यूक्लिक एसिड्स को पहले न्यूक्लियोटाइड्स में, फिर न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइड्स को भी आगे किस में कन्वर्ट करा देते हैं, शुगर और बेस में। पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस में कन्वर्ट करा देते हैं। ऐसे ये डाइपेप्टाइड हो गया, डाइपेप्टाइड को किस में कन्वर्ट करें, डाइपेप्टाइड का मतलब आप तो समझते होंगे ना, 2 अमीनो एसिड जब लिंक्ड होते हैं। 2 अमीनो एसिड। माल्टोज को कन्वर्ट कराएंगे, लैक्टोज को, सुक्रोज, न्यूक्लियोसाइड, डाइमोनोग्लिसराइड्स, ये सब यहाँ पे करते हैं कन्वर्जन्स। चलो एक काम करते हैं, आज फिर इसको इतना ही रखते हैं। कल आई गेस हम लोगों का ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, एंड कल क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। अभी आप लोगों का क्लास होगा, है ना? 7 बजे। यस मैम। फिर आप अपना क्लास लो, बिकॉज हाफ ईयर रह गया आप लोगों के क्लास में। मैम आज क्वेश्चन नहीं, शिवांश क्वेश्चंस नहीं किया, आज बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना था, आज एनसीईआरटी मैंने करा दिया। कल ये वाला पार्ट पूरा करा के क्वेश्चंस कर लेंगे। जी मैम। अच्छा Okay, कल अगर ma'am. 4 बजे के अलावा मैं 3:30 के आसपास रखूं तो थोड़ा ज्यादा कर पाएंगे, चलेगा 3:30? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, तो कल हम लोग चलेगा। 3:30 पे करते हैं।